दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हो और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्लास 12 का प्रैक्टिकल देने वाले हो और जल्दी आपके प्रैक्टिकल होने वाला है, तो वाइवा के ये 20 क्वेश्चंस 20 ऐसे प्रश्न आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, जो कि वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर वाइवा में आपका इंप्रेशन अच्छा रहा तो आपको 30 में से 30 नंबर आराम से मिल जाते हैं, 30/30 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका वाइवा ख़राब हुआ, वाइवा मौखिक परीक्षा ख़राब हुई, तो आपको दोस्तों 30 में से 24, 25, 23, 22 ऐसे कुछ भी नंबर मिल सकते हैं। 30 में से 30 आपको इंश्योर करना है, पक्के करना है नंबर। तो 20 क्वेश्चन बस आपको ये देख लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। सबसे ज़्यादा ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा कक्षा 12 फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल में वाइवा होता है उसके लिए दोस्तों 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स में और 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में देना पड़ता है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको देखना ही है। अगर आप अदर बोर्ड के भी हो, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, इन बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो भी दोस्तों फिजिक्स के वाइवा के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी दोस्तों हेल्प हो जाए वाइवा के प्रिपरेशन के लिए, वाइवा की तैयारी के लिए। प्रैक्टिकल में दोस्तों होता क्या, मैं आपको छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ कि प्रैक्टिकल में होता ये कि कॉपी आपकी लिखाई जाती है प्रैक्टिकल करते हुए। कुछ कॉलेज में, यूपी बोर्ड में तो ये होता है कि कुछ कॉलेजों में दोस्तों प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और विधिवत तरीके से आपको प्रैक्टिकल करके कॉपी लिखनी होती है। और कुछ कॉलेजों में कॉपी पहले से लिखा ली जाती है, बस प्रैक्टिकल के दिन वाइवा होता है, जिसमें आपको एक चार्ट या मॉडल बनाने को आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर कह देते हैं, सब्जेक्ट टीचर कहते हैं। तो वो आप चार्ट पेपर जब लेके जाते हो या मॉडल जब बना के जाते हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एग्जामिनर जो आते हैं प्रैक्टिकल लेने, वाइवा लेने जो आते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा के। अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, वाइवा ख़राब जाता है तो नंबर आपके कट जाते हैं। तो 30 में से 30 पाने के लिए दोस्तों आपको अच्छे से वाइवा में अच्छा इंप्रेशन देना होगा, सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर देने होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाइवा में सबसे पहले वो सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सिंपल के बाद अगर आप सिंपल बता पाते हो तो ही कठिन प्रश्न वो पूछते हैं, वरना वो नहीं पूछते हैं और कह देते हैं भैया टाटा बाय बाय, चलो जाओ आपका वाइवा हो गया। और अपने हिसाब से अल्फ़ा बीटा गामा वो कोडिंग करते रहते हैं। और दोस्तों जितने भी नंबर उन्हें देना होता है A+B+ करके कोडिंग वो एक पेपर पर करते रहेंगे रोल नंबर वाइज नाम के सामने, और उतने ही आपको नंबर दे देंगे। तो दोस्तों आपको वाइवा के लिए जो प्रश्न तैयार करने हैं, सबसे पहले भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। सबसे सिंपल प्रश्नों से वो चालू करेंगे। पहला प्रश्न लेता हूं मैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान में हम जिन राशियों का अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे दाब, बल, आवेग, संवेग, ठीक है, घनत्व, जितनी भी ये राशियां हैं वो भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ये भी आप बता सकते हो एक्स्ट्रा, अदिश और सदिश। अदिश में दोस्तों केवल परिमाण रहता है, ठीक है, अदिश और सदिश। और जो सदिश होता है उसमें परिमाण के साथ साथ दोस्तों दिशा भी रहती है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। भाई फिजिक्स का प्रैक्टिकल दे रहे हो आप, तो ये पूछ सकते हैं वो लोग कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फिजिक्स है उसमें द्रव्य और ऊर्जा और इससे संबंधित राशियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको एक अच्छी सी फिजिक्स की परिभाषा याद कर लेनी है और उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, वो सभी कुछ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विमीय सूत्र किसे कहते हैं। विमीय सूत्र दोस्तों कितने लोग हैं जो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में दोस्तों MLT करके जो उसकी पावर्स दी होती है, उसमें भौतिक राशि में कौन कौन सी अन्य राशियां सम्मिलित हैं इसके बारे में एक सूत्र होता है जिसको विमीय सूत्र कहते हैं। क्या आपको पता है बल का विमीय सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझको बताना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न वाइवा क्लास 12 फिजिक्स के लिए। अगला प्रश्न जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चलता है प्रैक्टिकल में क्लास 12 में फिजिक्स में, कूलाम का नियम बताइए। तो कूलाम का नियम जो दोस्तों होता है, हम जानते हैं दो आवेशित कण हैं, अगर Q1 और Q2 उन पर चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो हम जानते हैं इनके बीच जो लगने वाला बल होता है अट्रैक्शन या रिपल्जन,
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आकर्षण हो जाएगा। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उसी को हम कूलाम बल कहते हैं। और इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, F = 1/4πε0 4πε0 Q1 Q2/r²। R क्या है, जो बीच की दूरी। ये सूत्र याद रख लेना, बहुत चलता है दोस्तों ये फॉर्मूला। और ये प्रश्न वाइवा, फिजिक्स के वाइवा में झूम झूम के चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष से संबंधित अगर आपको एक ट्रिक मैं बताऊं कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। ड्यूना करके आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, तो दृष्टि दोष भी इसमें आप निपटा सकते हो। लेंस दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, ओम का नियम बताओ और सूत्र बताओ। दोस्तों ओम का नियम क्या है? V = IR ही तो ओम का नियम होता है। प्रतिरोध, हर एक धातु में कुछ एक आंतरिक गुण होता है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। अगर उसमें दोस्तों क्या करें कि V विभवांतर लगाएं और उसमें I धारा बहे तो V/I का जो रेशियो होता है वो सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है, उसी को उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, इस तरह से उसका सिंबल होता है। ओम का सिंबल किस तरह से होता है? इस तरह से होता है, या फिर आप ओम भी लिख सकते हो। ठीक है, ओम भी आप इसका मात्रक बता सकते हो। तो ये 3 प्रश्न इस तरह से वो पूछ सकते हैं। अगले देखते हैं दोस्तों प्रश्न। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होता है क्लास 12 में। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? दोस्तों प्रतिरोध को तो कैपिटल R से दिखाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई ये परिपथ है। ठीक है, ये परिपथ है और इसमें 3 प्रतिरोध इस तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 2 समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव एक सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और इसके अंदर का प्रतिरोध स्मॉल r है। तो ये जो बाहर के प्रतिरोध है, R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, ये तो बाह्य प्रतिरोध कहलाएंगे। लेकिन जो सेल के भीतर का प्रतिरोध होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r से दिखाते हैं। तो सेल के भीतर का जो प्रतिरोध होता है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल के भीतर जो प्रतिरोध होता है, जो गुण होता है धारा का विरोध करने का, उसी को दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न उठाते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा दो अपने, ताकि और भी दोस्तों की मदद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा चलता है। हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ज़रा आप परिभाषा अगर लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी दोस्तों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम जानते हैं F = R/2 होता है। किसी लेंस या दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, R है तो R/2 उसकी फोकस दूरी होगी। F मतलब फोकस दूरी। तो ये संबंध आपको हर हाल में याद रखना है। F = R/2, ये रिलेशन, ये जो सूत्र है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी प्रयोगशाला में दोस्तों आप लैब में गए होंगे, कहीं कहीं लैब भी नहीं होती तो भाई उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर लैब में आप गए हो, आपके सर ने आपको प्रैक्टिकल कराए हैं, तो फिर जो भी ऑपरेटर्स हैं, दर्पण है, बेंच है, ठीक है, लेंस कौन कौन से दिखाए हैं, सेतु है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इन सब के बारे में इनका नाम और इनका काम आपको पता होना चाहिए कि भाई एमीटर से क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ किया जाता है, सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, जो भी उपकरण आपकी लैब में उपलब्ध हों, उनके बारे में आपको उनका नाम और उनका काम पता होना चाहिए, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर कर लेना। अगर आपको ऑपरेटर्स के नाम नहीं मालूम हो, उनका यूज़ नहीं मालूम, तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी वीडियोस उपलब्ध हैं फिजिक्स लैब के ऑपरेटर्स, यानी प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण, आप वहां से भी समझ सकते हो। फिजिक्स के मॉडल चार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। फिजिक्स का जो भी मॉडल चार्ट बनाया हो, ट्रांसफार्मर बनाया हो, या फिर कोई कुंडली बनाई हो, एमीटर बनाया हो, वोल्ट मीटर बनाया हो, ओम का नियम बनाया हो, चौक कुंडली बनाई हो, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का कुछ बनाया हो, ट्रांसफार्मर का कुछ बनाया हो,
ठीक है, जो भी ट्रांजिस्टर बनाया हो, जो भी बनाया हो अपने मॉडल या चार्ट में, उसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। और अपने आसपास के भी स्टूडेंट का देख लेना कि उन्होंने क्या बनाया है, ताकि उनका भी थोड़ा आइडिया मिल जाए। क्योंकि 3 दिन के ग्रुप में कभी कभी बुला लेते हैं सर या मैम, तो वहाँ पर ये होता है कि आपके चार्ट से दूसरे से पूछ दिया, दूसरे के चार्ट से आपसे पूछ दिया, तो थोड़ा उनका भी आइडिया रहेगा, तो आप घाटे में नहीं रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां हम जानते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ, यानी कि उसकी वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे संवेग है, उसकी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कार्य होता है, बताएंगे कार्य कैसी राशि है, वर्क एक कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, वेक्टर है या स्केलर है। इसके बाद एक और राशि मैं आपको बताता हूँ, विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है। बताइए, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि उसका वैल्यू भी होता है और उसकी दिशा भी होती है, तो ये एक दोस्तों सदिश राशि होगी। और जिसकी वैल्यू ही वैल्यू होती है, दिशा नहीं होती है, तो उसको दोस्तों फिर अदिश राशि कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं किन्हीं 2 अदिश राशियों के उदाहरण? ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले और आपकी भी तैयारी हो जाए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, अदिश राशियां क्या होती हैं? तो दोस्तों आप बताना, आपके सर पूछेंगे, टेबल पड़ी होगी, वहाँ पर आपके टीचर भी बैठे होंगे, वाइवा होगा ढंग से, तो पूछेंगे अदिश राशियां क्या होती हैं। तो आपको बताना है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी कि जिनकी केवल वैल्यू होती है बट उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसकी वैल्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको अदिश राशियां कहते हैं। मैंने अभी पूछा था 2 अदिश राशियों के उदाहरण, बताना कमेंट बॉक्स में। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है, दोनों का मान बताइए। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि कैपिटल जी जो होता है वो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और जो जी होता है स्मॉल जी, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है और ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका वैल्यू तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम जानते हैं। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू 10 भी रखते हैं, लेकिन आप क्या बता सकते हो कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का क्या वैल्यू होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यही इसमें अंतर होता है और इनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है, ये ज़रूर पढ़ के जाना है क्योंकि ये बहुत पूछते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वस्तु पृथ्वी की कितनी गुना हल्की होती है? तो हम जानते हैं दोस्तों, जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 6 होता है, यानी कि उससे 6 गुना कम होता है, ये कह सकते हैं। तो 6 गुना हल्की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, बल का मात्रक बताओ। ये बहुत चलता है, और भी राशियों के मात्रक आपको एसआई और सीजीएस में याद करके जाना है, पढ़ के जाना है। तो बल का मात्रक दोस्तों एसआई में बात करें तो न्यूटन होता है। ठीक है, एसआई में क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में दोस्तों डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। इस तरह के मात्रक आपको ज़रूर 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 पढ़ के जाने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, चुंबकत्व वाले चैप्टर से या फिर जो वैद्युत वाला चैप्टर है, उनमें दोनों में आपको एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। ये दोनों वैल्यू तो पता ही होंगी आपको, क्योंकि कूलाम बल से ही दोस्तों इनकी वैल्यू पता रहती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का सूत्र बताओ। प्रतिरोध के संयोजन का सूत्र बताओ, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो प्रतिरोध का सूत्र तो मैंने आपको बताया था, R=V/I, या ओम के नियम से V=IR हो जाएगा, जहां I धारा, R प्रतिरोध और V विभवांतर है। श्रेणी क्रम में अगर दोस्तों प्रतिरोध आपके जुड़े हैं, मान लेते हैं R1 जुड़ा है, R2 जुड़ा है और R3 जुड़ा है, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध इक्विवेलेंट होगा वो R1 + R2 + R3 हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये R1 था, ये R2 था और ये क्या था? R3 था। तो ये हो जाएगा इसका कुल प्रतिरोध। लेकिन अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपको बताना है, A पॉइंट है और ये इस तरह से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन A एंड B, ये क्या हो जाएगा? 1/RE = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3। इसी तरह से अगर और जुड़े होंगे तो इसी तरह से करते चले जाएंगे। ये दोनों सूत्र सिंपल हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी इकाइयां हैं, उनके नाम बताओ। भाई टीचर पूछ देते हैं, टीचर बड़े वॉरियर होते हैं, वो पूछ देते हैं कि भाई इसको चैप्टर के नाम भी पता है कि बस ऐसे ही ये हवा में भाला फेंक रहा है। ठीक है, तो आपको यूनिट के नाम पता होना चाहिए भाई। ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है, वैद्युत क्षेत्र की इकाई है, चुंबकत्व का इकाई है, प्रकाशिकी एक इकाई है। तो इकाइयों के नाम और उसमें क्या क्या
टॉपिक्स हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में मैंने सब कुछ बताया था, तो सिलेबस वाला वीडियो देख लेना आप, ठीक है। तो अपना बुक का सिलेबस देख के जाना, कौन कौन सी बुक्स हैं, बुक्स के भी नाम पता होना चाहिए, कौन उसके राइटर हैं, ये बेसिक बातें ये भी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे वो पूछेंगे दोस्तों, एग्जाम्स विद एमएस, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? तो आपको तुरंत बता देना है हाँ जी किया है। तो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, ये वो लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। 2 लास्ट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट जो 2 बातें हैं वो ये हैं कि इन सभी प्रश्नों को दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो, समझ लो। ये सभी क्वेश्चन आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 12th एग्जाम में, यूपी बोर्ड में खास तौर पे, और भी अदर बोर्ड में काम करेगा ये वीडियो, लाइक एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में काम करेगा। एग्जाम में वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ अगर आपको और वाइवा के क्वेश्चन देखने हैं तो इसी तरह के और वाइवा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम्स विद एमएस सर्च करो यूट्यूब पर, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चन के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अपनी वाइवा की तैयारी को और अच्छा बना सकते हो। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो दोस्तों आपको 90 नंबर पक्के करने हैं, 30-30-30। अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है और मैथ है साथ में तो दोस्तों 60 नंबर तो आपको कम से कम पक्के करने हैं, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर देख लो। सो सभी को गुड लक आपके प्रैक्टिकल, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 2023 के लिए वाइवा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश बोर्ड या जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स, दोस्तों अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ते और क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा के प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे जब आप दोस्तों प्रैक्टिकल देने जाओगे क्लास 12th केमिस्ट्री का। लास्ट के कुछ क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 30 में से 30, अगर 30 नंबर आपको लाना है 30 में से प्रैक्टिकल में, तो ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों हम जानते हैं, पूरा प्रैक्टिकल का फंडा समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा केमिस्ट्री में और 30 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में आपके टीचर जो कि सब्जेक्ट टीचर होंगे, केमिस्ट्री के टीचर, वो एक फ़ाइल बनवाएंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे जिसमें कम से कम वो 10 एक्सपेरिमेंट लिखवाते हैं। और दोस्तों जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पर आपको एक नोटबुक मिलती है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आंसर बुकलेट मिलती है, उसी तरह की एक कॉपी मिलेगी जहाँ पर आपको 3 प्रैक्टिकल लिखने को दिए जाएंगे। और वो 3 प्रैक्टिकल ज़्यादातर दोस्तों आपके टीचर बताएंगे कि कौन से 3 प्रैक्टिकल आपको करने हैं। इसके साथ लैब में आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाने होते हैं। कहीं कहीं पर ये होता है, कहीं कहीं पर नहीं हो पाता, कहीं पर लैब ही नहीं होती है, कहीं पर सारे प्रैक्टिकल भी अच्छे से कराए जाते हैं और कॉपी भी लिखवाई जाती है। फिर आते हैं एग्ज़ामिनर सर, और एग्ज़ामिनर सर या मैम जो भी आती हैं विषय की, जैसे रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान की वो मैम आएंगी आपके कॉलेज में और आपका फिर वाइवा होगा, यानी कि मौखिक प्रश्नोत्तर आपसे किए जाएंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर करने के लिए दोस्तों आपके टीचर आपको कोई चार्ट पेपर पे कोई टॉपिक बनाने को बोल सकते हैं, कोई मॉडल बनाने को बोल सकते हैं, उसी से दोस्तों वो वाइवा लिया जाता है। वाइवा में जो भी स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो उन्हें 30 में से 30 नंबर आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों वाइवा के प्रश्न में आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी दोस्तों आपको 30 में से 30 मिलते हैं, नहीं तो 26, 25, 24 इस तरह के नंबर आपको मिलेंगे, जो कि आपके लिए घाटे का सौदा है। तो रसायन विज्ञान के ये प्रश्न वाइवा के प्रश्न हैं।
ऐसे प्रश्न जो कि आपको 100% तैयार करके जाना और वाइवा में बार बार पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा में क्लास 12th में यूपी बोर्ड में तो दोस्तों भर भर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 12th बेस्ट वाइवा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंपल से चालू करते हैं आपके एग्जामिनर सर या मैम जो भी आएंगी, तो वो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या होते हैं। तो हम जानते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार आप बता देना उनको कि अम्ल कहलाते हैं, तो ये आंसर आपके लिए उनके लिए सफिशिएंट होगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आता है कि क्षार क्या होते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपसे वो पहले पूछेंगे, अगर आप सिंपल बता दोगे तो ही कठिन की तरफ जाएंगे, अन्यथा वो आपको भगा देंगे कि हाँ भाई तेरा वाइवा हो गया है, चल जा तू बस। और जितने भी नंबर उनको देना होगा कोड करते रहते हैं वो अल्फ़ा, बीटा, गामा या A+ या B- इस तरह से, फिर उसी हिसाब से आपके वाइवा के प्रदर्शन के हिसाब से टोटल आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। शॉर्ट में कहें तो अगर वाइवा अच्छा दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, वाइवा ख़राब तो नंबर भी खराब प्रैक्टिकल में। तो क्षार वो पदार्थ होते हैं, आपको बोलना है क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं, जैसे KOH, NaOH, KOH हो गया, NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। इस तरह से उदाहरण पूछें तो ये सब उदाहरण बताना। लवण क्या होते हैं, तो लवण ऐसे पदार्थ होते हैं, आपको कहना है, वो पूछेंगे लवण क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स, तो आपको बताना है लवण ना तो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं और ना ही OH निगेटिव देते हैं। ये जलीय विलयन में दोस्तों एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, जो कि H पॉजिटिव और OH निगेटिव के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे उदाहरण NaCl। यहाँ पर ये सोडियम धनायन यानी सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन देता है, तो ये एक सॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह से कई एग्जाम्पल है, जैसे ZnCl2 ले लो, MgCl2 ले लो, MgCl2 ले लो, CaSO4 ले लो, ये सभी लवण हैं, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव है, ना ही OH निगेटिव है, ना H पॉजिटिव है। इसमें दो आयन हैं, एक होता है धनायन जिसको कैटायन भी कहते हैं और एक होता है ऋणायन जिसको एनायन कहते हैं। अब बात आ जाती है प्रैक्टिकल की भाषा शैली पर। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, मूलक क्या होते हैं, तो यही मूलक होते हैं अकार्बनिक लवण जो होते हैं, वो ही दोस्तों जल में जब घोले जाते हैं तो वो मूलक में बदल जाते हैं, मूलकों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl को हमने जल में घोला तो ये देगा Na पॉजिटिव और क्या आएगा, Cl निगेटिव। तो यहाँ पर ये जो आयन है इन्हीं को मूलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले लें, NH4 अमोनियम क्लोराइड अगर हम ले लें और इसको जल में घोल दें तो यहाँ पर एक अमोनियम आयन आएगा और दोस्तों एक क्लोराइड आयन आएगा। तो ये जो अमोनियम आयन है ये कहलाएगा धनात्मक मूलक, और जिस पर ऋणात्मक चार्ज आया है, ऋणात्मक आवेश आया है, वो कहलाएगा अम्लीय मूलक। तो दो तरह के मूलक होते हैं, जिस पर धनायन होता है उसको दोस्तों धनात्मक मूलक या फिर क्षारीय मूलक कहते हैं, और जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है उसको दोस्तों ऋणात्मक मूलक या फिर अम्लीय मूलक कहते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसे क्षारीय मूलक और जिस पर नेगेटिव चार्ज उसे अम्लीय मूलक। यही चीज़ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछी गई है कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। तो आपको उत्तर इसका इस तरह से देना है, जब वो सर पूछें कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होते हैं तो आपको बताना है कि जब कोई अकार्बनिक लवण जल में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है, ये टूट जाता है। जिस पर धनात्मक आवेश होता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है और जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव एक क्षारीय मूलक होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा, और यहाँ पर सल्फेट जो बना है SO4 नेगेटिव, ये एक अम्लीय मूलक होगा। मूलक को रेडिकल्स कहते हैं, तो क्षारीय मूलक को बेसिक रेडिकल और अम्लीय मूलक को एसिडिक रेडिकल कहेंगे। एसिडिक रेडिकल पर ऋणात्मक आवेश और क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल पर धनात्मक आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये मूलक वाले प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप इनका उत्तर दे पाओगे। अम्लीय मूलक पूछ देंगे कि क्योंकि मूलक वाले प्रैक्टिकल कराते हैं ना अकार्बनिक विश्लेषण में, मूलक की पहचान करना, एक धनात्मक मूलक यानी एक क्षारीय और एक अम्लीय मूलक की पहचान करना, ये प्रैक्टिकल होता है। 3 प्रैक्टिकल लिखाए जाते हैं कॉपी में, जिसमें एक प्रैक्टिकल ये होता है। प्रैक्टिकल की नोटबुक में 10-12 प्रैक्टिकल लिखाए जाएंगे, लेकिन जो फाइनल प्रैक्टिकल में कॉपी लिखाई जाएगी वहाँ पर दोस्तों आपको 3 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, एक अकार्बनिक रसायन से, एक कार्बनिक रसायन से और एक भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक का एक, ऑर्गेनिक का एक और एक फिजिकल का। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसी में मूलक की पहचान करना बताते हैं। तो अम्लीय मूलक के उदाहरण आपसे पूछेंगे, तो अम्लीय मूलक के उदाहरण जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वही तो अम्लीय मूलक होंगे। तो कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है, एसीटेट है, CH3COO नेगेटिव एसीटेट है। इसके अलावा क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो, आयोडाइड ले लो, ये सभी अम्लीय मूलक कहलाएंगे। जिस पर भी ऋणात्मक चार्ज होगा उन्हें अम्लीय मूलक कहेंगे, एसिडिक रेडिकल कहेंगे। अपने प्रैक्टिकल बुक में देखना दोस्तों, आपको ढेर सारे अम्लीय मूलक मिल जाएंगे। क्षारीय मूलक कौन से होते हैं? जिन पर दोस्तों धनात्मक आवेश होता है, जैसा कि मैंने बताया, जैसे है कि ले लेते हैं अमोनियम आयन, ये एक क्षारीय मूलक है। इसके अलावा K पॉजिटिव ले लो, Ca पॉजिटिव ले लो, Zn2 पॉजिटिव ले लो, आप कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ले लो, ठीक है। इसके बाद Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये सभी सारे क्षारीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल हैं। दोस्तों क्षारीय मूलक यानी कि माफ़ कीजिए बेसिक रेडिकल्स हैं। क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल्स को कितने समूहों में बांटा गया है, कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, ये आपके प्रैक्टिकल में पढ़ाया गया होगा, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझको आप लिखकर बताओ कि बेसिक रेडिकल्स को कितने समूह में बांटा गया है, कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। 0 समूह के क्षारीय मूलक, प्रथम समूह के क्षारीय मूलक, द्वितीय समूह के क्षारीय मूलक, ये आप बताओ कि कौन से समूह में कौन से मूलक होते हैं और टोटल कितने ग्रुप हैं। अब ऑर्गेनिक में जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? एग्जामिनर आपसे बैठेंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे, टेबल लगा होगा, उनके नाश्ता पानी कर रहे होंगे और फिर वो आपके टीचर भी वहीं पर बैठे होंगे। अगर आप बताओगे तो आपके टीचर को सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। अगर आप नहीं बता पाओगे तो वो समझेंगे कि एग्जामिनर सर की इन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है और आपके टीचर की, आपके कॉलेज टीचर की बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बैठे होंगे कुर्सी पर और आपसे पूछ दें अगर कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। चार्ट पेपर आप लेके गए, मान लीजिए चार्ट का टॉपिक नहीं पूछ रहे हैं तो वो पूछ लिया कि भाई क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाले वह समूह होते हैं जो उनकी कार्बनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से पार्ट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड के 2 भाग हैं दोस्तों, एक तो ये है मेथिल समूह और एक ये हो गया एल्डिहाइड समूह। तो जो ये वाला समूह है वो इसकी रासायनिक क्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेता है, तो यही इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। क्रियात्मक समूह के ढेर सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कार्बोक्सी क्रियात्मक समूह, इसके बाद हाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड हो गया, हैलोजन हो गया, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, इसके बाद एमीन हो गया, ठीक है, एमीन हो गया, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, NH2 है ये, एमाइड हो गया, फिर आपका एसिल हैलाइड हो गया। ये सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। इन सभी की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग तरह से होती हैं, ठीक है। ये एस्टर है, ईथर। तो ये सारे क्रियात्मक समूह के नाम और उनकी संरचना सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अपनी प्रैक्टिकल बुक उठाना, अलग अलग तरह के क्रियात्मक समूह का परीक्षण अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एस्टर की, तो अगर माफ़ कीजिए किसी एसिड की हम परीक्षण करें, तो अगर एसिड में RCOOH में अगर हम सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल मिला दें तो यहाँ पर एस्टर बन जाते हैं जिसमें फलों जैसी गंध आती है।
तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ एसिड है। देखना आप, अलग अलग क्रियात्मक समूह का परीक्षण अलग अलग तरह से किया जाता है। अब होता यह है कि कहीं पर लैब होती है, कहीं पर लैब नहीं होती है। तो कभी कभी होता यह है कि आपके एग्जामिनर आपकी लैब में आ धमकते हैं और वहाँ पर आपके जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं उनको फटाफट उठाकर पूछने लगते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो आपकी प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण हैं, उन सभी के नाम और उपयोग आपको पता होना चाहिए। जैसे बीकर है, कोनिकल फ्लास्क है, इस तरह से एक फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क है। बीकर है वो चोंच वाला, इस तरह से जो कांच का होता है। टेस्ट ट्यूब आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब का स्टैंड होता है, वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें इस तरह से टेस्ट ट्यूब खड़ी करते हैं। टेस्ट ट्यूब ब्रश होता है। स्पैचुला क्या उपयोग है। इसके अलावा कौन कौन से केमिकल हैं, रैक जिसमें केमिकल रखे जाते हैं। इसके अलावा रिएजेंट बॉटल, लैंप, बर्नर, इन सभी का उपयोग और आपको इनके नाम, ट्राइपॉड स्टैंड, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, बड़ा जार, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। सभी के नाम और उपयोग पता होना चाहिए, अपने टीचर से पूछ लेना। किसी बुक में भी दिए रहते हैं तो उसमें देख लेना, एक गूगल मारो, आपको वीडियो भी मिल जाएंगे और आप गूगल करके भी देख सकते हो नाम और उनके उपयोग। इसके बाद दोस्तों आने वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मॉडल चार्ट में जो भी आप बनाएं उसको आप अच्छे से पढ़कर जाना है और अपने आसपास के स्टूडेंट का भी दोस्तों आपको पता करके जाना है कि आपके आसपास वाले छात्र छात्राओं ने क्या बनाया है। क्योंकि होता ही है कि 3-3 या 4-4 के ग्रुप में बुलाते हैं कभी कभी, तो आपके चार्ट से उनसे पूछ दिया, उनके चार्ट से आपसे पूछ दिया, तो फिर कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पता होना चाहिए। तो आपको अपने अगल बगल वाले साथियों का भी टॉपिक पता होना चाहिए और उसको भी आप अच्छे से पढ़कर जाना, और जो भी प्रश्न पूछें एग्जामिनर तो उन्हें आप बता पाओ। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। मान लीजिए NaCl है, ZnCl2 है, ये सारे अकार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, पेट्रोल है, बेंजीन है, ये सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद फेरस अमोनियम सल्फेट, इस पर आता है अनुमापन वाला प्रयोग, टाइट्रेशन वाला प्रयोग आता है। मोहर लवण भी इसको कहते हैं। इसका सूत्र बताओ, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, मोहर लवण का सूत्र बताओ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बौछार कर दो जिन जिन को भी मोहर लवण का सूत्र मालूम है, मोहर सॉल्ट का सूत्र मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि कितने लोगों को मोहर सॉल्ट का सूत्र पता है। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुमापन किसे कहते हैं? अनुमापन क्या होता है? अनुमापन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो अनुमापन दोस्तों अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एसिड बेस अनुमापन कराया जाता है, जो कि आपके टीचर आपको बताएंगे। कलर चेंज के हिसाब से अभिक्रिया के अंत बिंदु का पता लगाया जाता है, वहाँ पर अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, फिर वहाँ से कैलकुलेट करके नॉर्मलता वगैरह निकाल के अज्ञात विलयन की सांद्रता बताते हैं। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री का, अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि अनुमापन कितने लोगों को समझना है प्रैक्टिकल के लिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम्स विद MS वो पूछेंगे आपसे, कुर्सी पे बैठे होंगे, टेबल पड़ा होगा, नाश्ता पानी कर रहे होंगे और आपके टीचर भी वहीं बैठे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल जहां पर आपको वाइवा के क्वेश्चन आपने पढ़े थे, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया? तो आपको कह देना जी हाँ मैंने किया है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री वाइवा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अभी दोस्तों कहानी समाप्त नहीं हुई है, अब मैं बताता हूँ आपको 2 और महत्वपूर्ण बातें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, टिप्स, ट्रिक्स सभी कुछ मैं लाता रहता हूँ। 10th 12th अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी पेपर आते रहते हैं। अपने भाई बहनों को दोस्तों सब्सक्राइब करके दे देना, वहाँ पर उनकी हेल्प होती रहेगी अगर वो अभी निचली क्लास में अगले साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं।
दोस्तों इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है और अच्छे से आपको समझ लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जामिनर सर या मैम जो भी आएंगे आपके कॉलेज में वाइवा लेने, मौखिक परीक्षा लेने, मौखिक परीक्षा के आधार पर ही दोस्तों नंबर मिलते हैं। कॉपी वॉपी तो पहले ही लिखवा ली जाती है ज़्यादातर कॉलेज में। कहीं कहीं पर सही से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है, एग्ज़ाम भी देना होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में दोस्तों ऐसा पाया गया है कि कॉपी पहले लिखा लेते हैं, प्रैक्टिकल वाले दिन सिर्फ वाइवा होता है। तो सर या मैम आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन अगर वाइवा अच्छा गया तो 30 नंबर पक्के हैं, तो वाइवा अच्छा दे देना। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह के और वाइवा क्वेश्चन फिज़िक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल ने बना रखे हैं। वहाँ पर आपको जाना है, सर्च करना है यूट्यूब पे एग्ज़ाम्स विद एमएस और विज़िट करना है चैनल पर। वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर देख लेना, आपकी तैयारी और भी भयंकर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जहाँ से आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओगे और अच्छे से अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में ले पाओगे। 30 नंबर दोस्तों प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। थ्योरी में ले आना 70 का पेपर होगा, 70 में से 60-65 नंबर तो आप ला ही लोगे अगर मेहनत से पढ़ोगे। अगर कम मेहनत से पढ़ोगे तो 50-55 भी कहीं नहीं गए। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पूरी चीज़ें समझ ली होंगी। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझ लेना। और भी क्वेश्चन मैंने दोस्तों बना रखे हैं, उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लेना। सो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, लोगों की मदद करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यूपी बोर्ड परीक्षा दोस्तों जल्दी होने की संभावना है इस बार, तो उसके लिए पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत करना। जनवरी में 2 चरणों में प्रैक्टिकल होंगे, तो अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर लो और फिर थ्योरी की तैयारी आपकी मेन है। उस तैयारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और अच्छे से अच्छी थ्योरी का पेपर करो। प्रैक्टिकल तो दोस्तों हो ही जाते हैं, लेकिन वाइवा अच्छा कर लो, बस 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो 30 नंबर की ये तैयारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। गाइज़ वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि दोस्तों आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। कक्षा 12 की अगर आप दोस्तों प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रहे हैं और किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इनको बस पढ़ के चले जाना। अपने एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर दोगे बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 30 के 30 नंबर आपको दिलाने वाला है आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल में। जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, टॉप 15 वाइवा क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास 12th बेस्ट वाइवा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जीव विज्ञान क्या है। जब हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो हमसे पूछेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बायोलॉजी क्या है, तो आपको बताना है बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो प्लस लोगस मतलब जीवों का अध्ययन, बायोज मतलब जीव जंतु और लोगस मतलब अध्ययन होता है। तो जीवों का अध्ययन दोस्तों क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी में किसका हम अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जंतुओं और पौधों का दोस्तों अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न है। जब हमें विषय ही वो पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। ये एग्जामिनर बहुत सारे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद कोशिका दोस्तों जानते हैं कि कोशिका से ही सारी जीव विज्ञान चलती है। हमारे शरीर की या किसी भी जीव जंतु के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। तो इसका जवाब आपको अपने एग्जामिनर को इस तरह से देना है। वो पूछेगा व्हाट इज सेल, या कहेंगे कोशिका क्या होती है, तो आपको कहना है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है।
द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो उसको हम कोशिका कहते हैं। अब यहीं पे अगर वो दूसरा क्वेश्चन निकाल दें कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हम जानते हैं कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया में जो पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक थोड़ा उच्च जंतुओं जैसे प्रोटिस्टा से लेकर हायर एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो 2 तरह की होती हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया कोशिका क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन सी, तो एक हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक एंड एक बता देना यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप समझते चलो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेने वाले हैं। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर आ गई है, क्वेश्चन नंबर 3 पर मैंने इसको रखा है, कोशिका सेल कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया आपको 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पूछ दें अगर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बताना है बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक पूछें तो बता देना जैसे कि मनुष्य में या हायर प्लांट्स में या फिर प्रोटिस्टा में। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, तो आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है, आद्य केंद्रक पाया जाता है, अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों डीएनए बिखरा हुआ होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में सही से डीएनए डबल स्ट्रैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है, आपको इम्प्रेस करना है अपने जवाब से। भाई अगर आप एग्जामिनर को अगर आंसर नहीं दोगे तो सॉरी बोल के भी निकल लो तो वो आपको जाने देगा, बट वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। 30 तो नहीं मिलेंगे आपको किसी भी हालत में, तब आपको 25, 24, 23 इस तरह से नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों इम्प्रेस कर दोगे अपने एग्जामिनर को तो आपको 30 में 30 मिलेंगे दोस्तों, ये बात क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुष्प, बॉटनी से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन जो चलता है प्रैक्टिकल वाइवा में, वो पुष्प के ऊपर पूछते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको बताना है पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आता है कैलिक्स जिसको हम बाह्यदल कहते हैं, कैलिक्स। उसके बाद आता है कोरोला जिसको हम दल कहते हैं। फिर आएगा आपका एंड्रूशियम, फिर आएंगे पुंकेसर जिनको हम एंड्रूशियम कहते हैं, और लास्ट में आएगा गायोनीशियम जिसको हम जायांग कहते हैं। तो कौन से 4 भाग होते हैं तो आपको बताना है। वो पूछेंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं तो आपको बताना है पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबको सबसे पहले आपको बताना है बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल इसको कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद दल इसको कोरोला कहते हैं जिसमें पेटल्स होते हैं, बाह्यदल में सेपल्स होते हैं। इसके बाद आपको बताना है पुंकेसर होते हैं। ठीक है, जो कि नर जनन अंग है। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है। और फिर आता है जायांग, जायांग जिसको गाइनीशियम कहते हैं। ये स्त्री जनन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी फ्लावर की। ठीक है, जो हायर प्लांट्स होते हैं पुष्पी पादप उनकी बात कर रही है। पुष्पी पादप के पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गायनीशियम। ध्यान रखना, इंप्रेस हो जाएंगे आपके एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, पुष्प के 4 भागों के नाम बताओ, तो वही बताना है आपको। कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गायनीशियम, एंड्रूशियम एंड गायोनीशियम। ठीक है, ये आपको मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपको याद रखना है। हिंदी में बोले तो बोलेंगे इसको बाह्यदल, इसके बाद दल, इसके बाद पुमंग और जायांग। ठीक, और पुमंग में ही पुंकेसर आते हैं, पुमंग और जायांग। इस तरह से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका डीएनए बोले तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और एक हो गया आरएनए जिसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अंतर बच्चों का खेल है, क्लास 9 से पढ़ते आए हो, अंतर पता होगा आपको। इसमें डीऑक्सी शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। इसका डबल स्ट्रैंड्स होता है, वॉटसन और क्रिक वाला देखा होगा। इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें देखो डीएनए में दोस्तों थायमीन बेस होता है और आरएनए में इसकी जगह पर थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। इसमें थायमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा।
ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल हम समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है डीएनए आरएनए में अंतर आपको पता ही होगा। डीएनए एंड आरएनए में अगर बेसिक अंतर की बात की जाए तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें थाइमीन होता है नाइट्रोजन बेस, और इसमें यूरेसिल रहता है, नाइट्रोजन क्षार थाइमीन, और इसमें यूरेसिल। और यहाँ पर आपको एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि डीएनए आरएनए का अंतर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर तैयार कर। 3-4 अंतर याद कर लो यार, आपके हमेशा काम आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देते हैं, डीएनए का पूरा नाम बताओ। तो क्या होगा दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक ठीक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आरएनए का फुल नेम बताओ। तो आरएनए का नाम क्या होगा दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक, ये ई है, न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं एग्जामिनर, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपसे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए घबराना बिल्कुल ना। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, जो प्रैक्टिकल वाइवा आपका लेने आते हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, और अगर आपने फिर बता दिया तब तो वो आगे पूछेंगे, अगर नहीं बता दिए तो टाटा बाय बाय करके आपको वापस भेज देंगे, आपसे वो फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एटीपी का पूरा नाम बताओ। हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ज़रा कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में नाम लिखकर बताना है इसका। अगर पूछ दे एडीपी का पूरा नाम क्या होगा तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ऊर्जा सिक्का होता है एडीपी, एडीपी साइकिल आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, ऊर्जा मुद्रा की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर मैंने दोस्तों ये टॉपिक रखा है कि मॉडल हो, चार्ट हो, उसमें आपने जो कुछ भी बनाया हो, मान लीजिए आपने डीएनए बनाया हो, मान लीजिए आपने कोई एनिमल बनाया हो, कोई प्लांट बनाया हो, उसके बारे में अच्छे से समझाया हो अपने चार्ट पे, मॉडल पे, तो उस टॉपिक को आपको घर से अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर आप उस टॉपिक को पढ़कर नहीं जाओगे दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि कॉपी तो एग्जामिनर लिखवा लेते हैं। यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि कॉपी लिखवा लेते हैं पहले से ही एग्जामिनर, और बाद में फिर क्या होता है कि वाइवा ही होता है, तो वहाँ पर बस आपका चार्ट खोलते हैं या मॉडल देखते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछ देते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अपने आसपास वाले छात्रों का, अपने आसपास वाले कलीग्स का भी आपको टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है कि इसने क्या बनाया, क्योंकि वो 3-3 लोग को एक साथ बुलाएंगे तो वो आपके चार्ट से ना पूछकर वो उसके चार्ट से पूछ देंगे, तो थोड़ा बहुत आपके आसपास का भी पता होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा ये ट्रिक है यहाँ पर दोस्तों जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। एग्जामिनर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपना टॉपिक तो क्लियर करो, अच्छे से पढ़ के जाओ। साथ ही साथ दोस्तों दूसरों अपने आसपास जो आपके रोल नंबर या आसपास है ना, आप समझ रहे हो, तो उनका भी टॉपिक देख लेना कि उन्होंने क्या बना कर रखा है। इसके बाद जंतुओं को कितने संघों में बांटा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि जंतुओं को, एनिमल्स को कितने संघों में, कितने फाइलम में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत चलता है दोस्तों, जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, जीवों के फाइलम टोटल कितने, अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा आपका, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा नामक दोस्तों एक कोशिका होती है, वो संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ज़रा कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कमेंट में बताना। ये तो मैंने बता दिया आपको, माइकोप्लाज्मा करके एक सेल होती है जो संसार में सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कोशिका है। ये छोटे छोटे फैक्ट, छोटे छोटी जानकारी बिल्कुल बेसिक आप तैयार करके जाना। आप अपने आप को होशियार मत समझना, आप अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड मत समझ के जाना कि एग्जामिनर आपसे कठिन, आपको देख के ही समझ जाएगा कि आप टैलेंटेड हो, आपसे कठिन कठिन क्वेश्चन पूछेगा। जी नहीं, वो आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप अगर बता पाओगे तो पूछेंगे।
ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने यही करते देखा है कि वो ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन तैयार करके ले जाते हैं और वो सिंपल वाले नहीं बता पाते, टफ़ तैयार करके रखे रहते हैं, एग्जामिनर फिर उनसे कुछ पूछते भी नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है, बेसिक पर फोकस करना है। दोस्तों वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, केमिस्ट्री के वाइवा क्वेश्चन, फिजिक्स के वाइवा क्वेश्चन, बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चन, ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट है। क्लास 12 वाइवा क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, चैनल पे जाना, चेक करना, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेना, उससे तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ चार्ट में केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक आप बना सकते हैं वो भी मैंने वीडियो डाला है अभी, जल्दी उसको चैनल पर चेक कर लेना, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर हम देते रहते हैं, तो उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों चलता है बहुत ज़्यादा आपके वाइवा में, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूपी बोर्ड में झूम झूम के चलता है ये क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। हम जानते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रिमिटिव आद्य या अल्प विकसित टाइप की कोशिका होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक कोशिका से। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। एग्जाम्पल पूछेंगे बता देना, बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो यूकैरियोटिक कोशिका हम जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए, आरएनए और सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्लांट कोशिका, उदाहरण क्या हो गए, प्लांट कोशिका, ये हो गई आपकी प्लांट कोशिका, आपने देखा होगा। और दूसरी एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आपसे अच्छे से समझ लेना है। सभी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको ज़रूर तैयार करके आपको जाना है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह के और वाइवा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल सर्च करो यूट्यूब पर, ठीक है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वाइवा क्वेश्चन के वीडियोस पहले से अपलोड हैं, तो उन्हें जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टॉपिक कौन से बना सकते हैं आप, केमिस्ट्री की फाइल भी मैंने डाल रखी है, उसको भी जाकर देख लो। प्रैक्टिकल में गलती मत करना, 30 में 30 नंबर लाओ। अगर PCB के साथ पढ़ते हो तो 90 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। और फिर दोस्तों थ्योरी में मेहनत करते रहो, प्रैक्टिकल का इतना वो नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और लोगों की मदद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स बिल्कुल मत छोड़ना, इस वीडियो को शेयर करना जितने से जितना हो सके। साथ ही साथ झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी ये वीडियो दोस्तों काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा।